पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जन्मदिन आज। पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत के दिग्गज नेताओं ने दी शुभकामनाएं। बालिका दिवस पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने जताई खुशी, कहा ऐप से योजना के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं को ट्रैक किया जाएगा। चलती बस से कनेक्टर ने यात्री को नीचे फेंका, मौके पर मौत। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित दहकोरा स्टैंड के पास ही घटना। दहकोरा स्टैंड पर बस रोकने की मांग करने पर हुई बहस। विधायक विनेश फोगाट एक्शन मोड में नजर आई। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची, फोन पर अधिकारी की लगाई क्लास। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की पहली बैठक 2 फरवरी को होगी। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला के सम्मेलन हॉल में होगी बैठक। और अब खबरें विस्तार से। लाडवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी 5 सालों में योग्यता के आधार पर युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी। इस सरकार ने पिछले 10 सालों में 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इस सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम भी किया है। सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। हरियाणा की महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला और किशोरी सम्मान योजना के तहत सम्मान संजीवनी ऐप को लॉन्च किया। ऐप से योजना के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं को ट्रैक किया जाएगा ताकि समय पर लाभार्थियों को लाभ मिलता रहे। मंत्री ने कहा कि महिला और किशोरी सम्मान योजना के तहत 10 से 45 साल तक की बीपीएल महिलाओं और बालिकाओं की सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते हैं। ये लाभ उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। समय पर उन्हें सुविधा मिले, इसलिए ये ऐप बनाया गया है। ये सम्मान संजीवनी ऐप है जो हमारी जो आंगनवाड़ी जो है उनके लिए है। उनके जो फोन्स दिया गया है उनको सरकार के तहत, और उसमें ऑलरेडी पोषण ट्रैकर ऐप है, उसी में ये लॉन्च किया गया है वो ये ऐप, जिसके तहत जो भी हमारे जो सामग्री जो भेजी जाती है हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो आंगनवाड़ी इसके ऊपर जो लाभार्थी हैं उनका डेटा इस पे फीड करेंगी ताकि हमें पता रहे कि जमीन पे क्या हो रहा है। तो क्या फायदा रहेगा इससे, क्या कुछ फायदा? एफिशिएंसी, स्कीम एफिशिएंसी की जो मैच कर रहा है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है जमीन पे, जो भेजा जा रहा है वो लाभार्थियों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीज एफिशिएंसी के लिए है ताकि जो एंड यूजर है, जो हमारी जो महिला है, हमारे बच्चे हैं, जिनके लिए ये सब जो काम हो रहा है, उन तक ये लाभ पहुंच रहा है वाकई में या नहीं। ये जितना मैं धन्यवाद करूं उतना कम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने स्वयं इस चीज को संभाला। जब वो 2014 में उन्होंने बागडोर संभाली हमारे देश की, उसी समय उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये जो ऐतिहासिक स्कीम को लॉन्च किया और उन्होंने हरियाणा को चुना। बहादुरगढ़ में चलती बस से एक कंडक्टर ने यात्री को नीचे फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित दहकोरा स्टैंड के पास की है। यात्री ने बस को दहकोरा स्टैंड पर रोकने की मांग की थी, जिससे कंडक्टर के उसके साथ बहस हो गई और इसी बहस के दौरान कंडक्टर ने यात्री को जोरदार लात मारकर चलती बस से नीचे फेंक दिया। तो यात्रियों के कहने के बाद ड्राइवर ने बस रोकी, जिसके बाद ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पर मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक यात्री की पहचान दहकोरा निवासी 26 वर्षीय युवक राहुल के रूप में हुई है। इस घटना के तुरंत बाद कंडक्टर और बस चालक मौके से ही फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहुल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शहर के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया है। तो राहुल के परिजनों का ये कहना है कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन अभी तक बस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में नहीं ली है। ये बस में जा रहा था, बहादुरगढ़ से बैठ के बस में, और दहकोरा के लिए गया था। किसी की डेथ हो गई थी। जैसे ही उसने दहकोरा स्टॉप पे रोकने के लिए बोला, उसके साथ पहले गाड़ी क्लोज की, कंडक्टर ने मार पिटाई की, फिर उसको लात मार के धक्का देके बाहर गिराया। सवारियों ने बोला उसको कि भाई बस रोक दे, सवारी गिर चुकी नीचे। फिर भी बस को दौड़ाते हुए लेके गया वो।
बस को 500 मीटर आगे जाके रोका है। मौके पे मौत हो गई है। ना ही बस के कंडक्टर को पकड़ा गया अब तक, ना ड्राइवर को पकड़ा गया, ना मालिक अभी तक आया। पुलिस ने ना तो सीसीटीवी फुटेज उठाएगी अब तक। बस में जो कैमरा लगा हुआ है उसमें से कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं उठाई है। मरने वाला है कौन, कहाँ का रहने वाला था? गांव दैकोरे का है जी। राहुल नाम है, राहुल सन ऑफ संजय। 26 साल उम्र है उसकी। क्या काम करता था ये? काम यहाँ पे अपना बिजली पावर हाउस में करता है जी, वो ठेकेदार के पास। तो घर ही जा रहा था? 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो 1 साल का भी नहीं है और एक 2.5-3 साल के बच्चे। तो अभी आप जा रहा था जी, किसी की डेथ हो गई। आपकी क्या मांग है अभी? हमारी मांग यही उचित कार्रवाई हो, ड्राइवर कंडक्टर को अरेस्ट किया जाए और उसमें से हमारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो उठा के हमारे को सुपुर्द की जाए। ये दिखाया जाए कि हमारा जो बच्चा है वो ना कसूरवार नहीं है। पुलिस आ गई है मौके पे, कार्रवाई कर रही है? मौके पे आ गई है, FIR लॉज हो गई है, डॉक्टर साहब चले गए हैं, कल पोस्टमार्टम होगा। विधायक विनेश फोगाट दोबारा एक्शन मोड में नजर आई। वे फोन पर भ्रष्टाचार की शिकायत मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची। फोन पर अधिकारी की तगड़ी क्लास लगाई। अधिकारियों को मौके पर ही घटनाक्रम की जगह बुलाया और जुलाना में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलते ही विधायक विनेश फोगाट मौके पर पहुंचे। दरअसल जुलाना में ब्लॉक के नीचे कागजों में 8 इंच रोड़ा दिखाया गया था। विनेश फोगाट ने जब ब्लॉकों के नीचे खुदाई करवाई तो 2 से 3 इंच रोड़ा ही निकला। सरकारी कागजों में 7 इंच के रोड़े के रुपए पास करवाए हुए थे, लेकिन नीचे 3 इंच तक ही रोड़ा मिला। तो घटनाक्रम पर पहुंचे जेई की तगड़ी क्लास लगाई। विनेश फोगाट ने यह कहा कि कागजों में कुछ और असल में कुछ और है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की पहली बैठक 2 फरवरी को होगी। ये बैठक न्यायमूर्ति SH भल्ला, आयुक्त गुरुद्वारा चुनाव हरियाणा की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे PWD रेस्ट हाउस सेक्टर 1 पंचकुला के सम्मेलन हॉल में होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 9 सदस्यों का संयोजन करना है। बैठक के दौरान संयोजित होने वाले सदस्यों की पात्रता की शर्तें भी तय की गई हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं, जैसे कि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, अमृतधारी सिख होना आवश्यक है, शराब, नशीले पदार्थ या हलाल मांस का सेवन करने वाले अयोग्य माने जाएंगे, पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में पढ़ने और लिखने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराए गए या किसी गुरुद्वारे के वेतनभोगी सेवक भी अयोग्य माने जाएंगे। इसके अलावा नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराए गए या किसी गुरुद्वारे के वेतनभोगी सेवक भी अयोग्य माने जाएंगे। संयोजित होने के इच्छुक व्यक्तियों को बैठक में आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पर लगे आरोपों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने मोहनलाल बड़ौली की पत्नी द्वारा सीबीआई जांच की मांग को सही ठहराते हुए कहा कि सच सबके सामने आना चाहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव कार्यक्रम के दौरान पंचकुला में मीडिया से बातचीत कर रही थी और इसके साथ ही आगामी दिल्ली चुनाव को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली चुनाव की सरगर्मियों के बीच मंत्री आरती राव ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता और रोने से कोई काम नहीं होता। जी, आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21 जून 2014 में आयुष डिपार्टमेंट ही नहीं, मैं बोलूँगी योगा को पूरे संसार में ऐसा प्रदर्शित किया है कि आज के दिन सभी के, मैं बोलूँगी विदेश, भारत में ही नहीं विदेश में भी आज के दिन जो क्रेज़ है योगा के लिए, उसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी। और उसी कड़ी को आगे लेते हुए आयुष मंत्रालय बना है 2014 में और योग आयोग उसका हिस्सा है। और मैं समझती हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हेल्थ, अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं बैड हेल्थ को तो वैसी और कोई चीज़ नहीं है। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है प्रिवेंशन में जो हमारे पास है, जो बरसों से हमारे पास चली आ रही है, जो आधार है, वो आयुर्वेद है और वो योगा है। जी, बहुत जल्द हो रही है। सारी जो सर्टिफिकेशन है वो पूरी हो ही चुकी हैं। आज मैं मीटिंग भी लूँगी कि कब कहाँ तक पहुँची बात, और मुझे बोला गया है कि जनवरी एंड तक ये हो जाए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर कोई कहता है कि सीबीआई जांच हो तो अच्छी बात है ना, सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल।
थानेसर से पूर्व विधायक सुभाष सुधा के द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है कि थानेसर में विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा के द्वारा विदेशी वोट डलवाई गई हैं। इस मामले पर थानेसर से कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा ने ये कहा कि हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के 5 अक्टूबर को चुनाव हुए और 8 अक्टूबर को चुनाव के परिणाम आए हैं। थानेसर की जनता ने चुनाव परिणाम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार थे और थानेसर की जनता ने 3243 वोट से उन्हें जितवाया है। उन्होंने कहा कि काउंटिंग के दौरान सुभाष सुधा के पुत्र भी वहां पर एजेंट के तौर पर मौजूद थे। किसी का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। उसके बाद अब सुभाष सुधा ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये याचिका डाली है, जिसका नोटिस उन्हें मिला है, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। देखिए, 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए। 8 अक्टूबर को गिनती हुई। गिनती में तनेसर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के से मैं उम्मीदवार था, मुझे 3243 वोटों से यहाँ से जीत मिली। जब तक न तो कोई ऑब्जेक्शन था, बल्कि इनके जो इलेक्शन एजेंट थे काउंटिंग में खुद भी थे, इनका बेटा भी जो हमारे मुकाबले में कैंडिडेट था उसका बेटा भी वही था, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद इन्होंने पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका डाली है, इसका नोटिस मुझे मिला है, जिसका जवाब कोर्ट में दिया जाएगा। देखिए, हमने एक हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली थी, इलेक्शन पिटीशन डाली थी, जिसके तहत इलेक्शन के समय पर हमने उसको चुनाव आयुक्त स्टेट को लिखा था कि इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्शन के अंदर ये गड़बड़ी हो रही है। वो टोटल के टोटल जो हमने लिखा था उसके ऊपर बेस पर हमने हाई कोर्ट में डाली थी। तो इलेक्शन पिटीशन डालने के कारण अभी मुझे पता लगा कि मुझे भी एक नोटिस आया था, जिसके तहत हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 विधानसभाएं हैं। 3 जो विधानसभाओं की है जो ईवीएम मशीनें थी वो हमने उनके लॉक रूम में उन्होंने भेज दी है। तो बाकी एक तनेसर को रोक लिया गया है। ये चुनाव याचिका जो हमने करी है, रिट पिटीशन डाली थी, उसकी वजह से उसको रोका गया है। उसके ऊपर हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए मान्य होगा। अगर आपका चालान कट गया है और 90 दिन के भीतर आपने चालान नहीं भरा तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि नई नियमों के मुताबिक अब 90 दिन के भीतर चालान ना भरने की सजा आपका वाहन डिटेन हो सकता है। अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों को हल्के में लेता था या फिर चालान काटने के बाद बेपरवाह हो जाता था, अब उन वाहन चालकों के लिए ये खबर काफी अहम है। अगर चालान कटने के 90 दिन के भीतर आपने चालान नहीं भरा तो आपका वाहन डिटेन हो सकता है। और ये जानकारी यमुनानगर ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने दी है। सुनिए क्या कुछ कहा। एक अभियान चला हुआ है हमारा कि जो गाड़ियां जिनके चालान पेंडिंग है, जिन लोगों के चालान पेंडिंग है गाड़ियों के ऊपर, उनसे अभी अपील की जा रही है। तो नहीं तो 10 फरवरी के बाद उसमें गाड़ियां डिटेन करनी शुरू की जाएंगी। 167(8) सेंट्रल व्हीकल एक्ट के अनुसार इसमें पावर दे दी। यदि कोई 90 दिन के तक कोई अपना चालान नहीं भरता और उसका चालान पेंडिंग खड़े रहता है तो उसकी को भी पुलिस इस धारा के तहत डिटेन करेगी। तो इस बारे में भी लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है। ये बताया जी, गाड़ी का जो चालान है उसको पेंडिंग होना चाहिए, उसे भर देना चाहिए जी। उसको देख कर कि ड्राइवर जो भी गाड़ी चला रहा उसको अपनी हेडलाइट ऑन कर रखनी चाहिए। धुंध से एक्सीडेंट इससे कम होते हैं, तो दूसरा अपनी साइड में चलना चाहिए। के ऊपर कोई चालान तो नहीं है। हमने कहा नहीं जी, तो भविष्य में ना ही कभी होगा। ये अपने गाड़ी के कागज पूरे रखें और लाल बत्ती को देख के क्रॉस करें, कोई जिससे एक्सीडेंट वगैरह ना हो, दुर्घटना ना हो। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।